वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, जैसे कि तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेईई 2026 जो बच्चे टारगेट कर रहे हो उनके लिए एक पूरा एक साल का प्लानर। यहाँ से अभी क्या है, जेई मेंस 2025 जो है समाप्त हो चुका है, जेई एडवांस 2025 9 दिन में है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जेई 2026 जो है वो एक नेक्स्ट माइलस्टोन बन गया है। नेक्स्ट अब जो है वो चीज़ वही है, एक साल से भी कम का समय बचा है। अगर तुम हिसाब लगाओ तो अगर जनवरी अटेम्प्ट तक जाओगे तो मोटा मोटा तुम्हारे पास 7 से 8 महीने का वक्त बचा है, और अप्रैल अटेम्प्ट तक जाओगे तो उसमें 3 महीना ऐड कर दो, 10 से 11 महीने का टाइम। ठीक है, अब सवाल ये है, यहाँ से 2-3 सिनेरियोज निकल के आते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये निकल के आएगा कि बच्चे का 11th जो था वो कंप्लीटली डन था और बढ़िया उसने 12th जो है वो वक्त से स्टार्ट किया, उसका 12th का बैच जो है वो शुरू हो गया है और वो बढ़िया चल रहा है। दूसरा मामला ये निकल के आएगा जिसके लिए दिक्कत है, वो ये है कि 11th जो थी वो बर्बाद हो गई है। 50% बर्बाद, 60 कुछ की 100% बर्बाद, कुछ की 20% बर्बाद, थोड़ा है मामला 11th में। अधिकतम बच्चों में मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो जो है ये इन बच्चों की सहायता तो करेगा ही, बट अगर तुम्हारा सब सही भी चल रहा है ना तो भी तुम्हारे लिए कुछ बातें जो कि अब, क्योंकि पेपर एक साल ही बचा है पेपर में तुम्हारा, तो नेविगेट कैसे करना उसे एक साल में जब पेपर करीब आ जाता है। क्योंकि पिछले साल तक तुम्हारे पास एक बफर था कि अपना पेपर अगला नहीं है, मतलब पहले 25 वाले जाएंगे कटने फिर अपन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब यहाँ पे है कि तुम जीतोगे या हारोगे वाली बात है। ठीक है, तो कैसे नेविगेट करना है आखिरी के इस समय में, थोड़ा डेलिकेट समय में, उस पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक साल में तुम्हारे 3 प्लानर बनेंगे मेरे हिसाब से। जो ये एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मुझे समझ आई थी अपने वक्त पे। 3 प्लानर कैसे, एक प्लानर तुम्हारा बनेगा मंथली, एक प्लानर बनेगा वीकली, एक प्लानर बनेगा डेली। 3 टाइम फ्रेम हो गए, ठीक है। मंथली प्लानर जो है तुम्हारा, सपोज अभी चल रहा है मई शुरू हुआ है, तो तुम्हारा मंथली प्लानर में ना कुछ नहीं होगा, बस टारगेट्स होंगे मई एंड तक। ये वाला अगर पहला मई का हफ्ता चल रहा है, मई का दूसरा हफ्ता चल रहा है, तो सपोज 7 से 14 मई के टारगेट्स होंगे इसमें, और इसमें तुम्हारे 7 मई के डे ऑफ एंड, मतलब एंड ऑफ डे ईओडी तक के टारगेट्स होंगे। तो कुछ नहीं है, बस ऐसा कोई मेजर प्लानर कोई बड़ा चीज नहीं, बस तुम्हें टारगेट्स डिफाइन करने हैं। इससे क्या होगा, तुम्हें 2 पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव, एक माइक्रो पर्सपेक्टिव। तुम्हें डेली चीजों में क्या करनी है वो ये डेली प्लानर बनाएगा। पिछली रात को सोने से पहले तुम्हें ये प्लानर बना के सोना है अपने साथ। अगले दिन इसमें चेकलिस्ट होगी, ये चीजें मुझे दिन में पूरी करनी है। वीक में यही डेली प्लानर्स का सारा कल्मिनेशन होगा, ऐसे 7 प्लानर्स को मिला के एक समरी होगी इसमें कि अच्छा मुझे एंड ऑफ डे तक मुझे इतने पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने थे, मुझे ये चैप्टर निपटा लेना था, मुझे 1 2 जितने भी जो भी चैप्टर्स हैं ये सारे निपटाने थे। फिजिक्स में यहाँ, केमिस्ट्री में यहाँ, मैथ्स में यहाँ। और मंथली जो प्लानर है इसमें थोड़े मेजर तुम्हारे माइलस्टोन्स होंगे कि अच्छा 2 टेस्ट देने हैं मुझे एक कंप्लीट मॉक देना था, 3 ये मॉक देने थे। उसके बाद मुझे जो स्कोर है अपना मॉक्स में वो इतना लेकर जाना था, मुझे इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स फिजिक्स में, इतने नंबर ऑफ केमिस्ट्री में, इतने नंबर मैथमेटिक्स में ये खत्म करने थे। ठीक है, तो तीनों ही पर्सपेक्टिव तुम्हारे रहने चाहिए। इसका फायदा ये है कि बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है अक्सर बच्चा हफ्ते दर हफ्ते या मंथ दर मंथ का प्लान बना के चलता है, और उसमें ये कि हाँ ठीक है अभी तो बचा हुआ है ना, अभी तो पूरा मई बचा है, कर लेंगे करते करते एंड ऑफ मई आ जाता है और पता भी नहीं चलती बात है, एंड ऑफ मंथ आ जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए तीनों ही पे ध्यान रखना है अपने आप को पूरा एकदम कंट्रोल में रखना है, एवरी सेकंड के, एवरी डे के, एवरी मंथ के और एवरी वीक के भी। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं, सिलेबस कंप्लीशन। खासकर ये उन बच्चों के लिए काम आएगी बात जिनकी 11वीं जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। तुम्हें अपना 12वीं का सिलेबस किसी भी अच्छे कोचिंग के बैच से निपटा लेना है। अच्छा कोचिंग का मतलब जो भी तुम्हारा कंप्लीट लेक्चर्स बेसिकली इसके लिए तुम्हें देखने हैं। कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से अगर उसकी 11वीं बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं है तो 12वीं के पहली बार में 1 शॉट्स नहीं देखेगा। पहली बार में 1 शॉट्स देखना एडवाइसेबल बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी 11वीं है, 12वीं के 1 शॉट्स नहीं देखने, या अगर पहली बार पढ़ रहे हो, वो चैप्टर्स जिनमें तुम्हारा बैकलॉग हुआ है, जिनकी तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, 20-30% भी नॉलेज है या 10-20% भी नॉलेज है, उनके लिए तुम बैकलॉग बैचेस या 1 शॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नए जो कोर्स है उसके लिए अपन 1 शॉट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैकलॉग बैचेस और इनके लिए अपन 1 शॉट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 11वीं जो है अपने आपको थोड़ी जल्दी निपटानी है। इसमें तुम्हारा टारगेट ये रहेगा कि तुम्हारा जून एंड, मतलब जून तो अभी आने वाला है, तुम्हारी जून एंड जो है ना तुम्हारे समर हॉलीडेज का, एक्चुअली ये मैंने उस वो लिया है, समर हॉलीडेज के एंड तक तुम्हें 11वीं का सारा बैकलॉग जो है वो निपटा लेना है, और नवंबर एंड तक तुम्हें इस साल के अपना सारा सिलेबस जो है वो खत्म कर लेना है। ठीक है, तो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए नवंबर एंड तक, और जून एंड तक तुम्हारा बैकलॉग जो है 11वीं का खत्म हो जाना चाहिए। तो अब बात मैंने कही है कि तुम्हें जो अपनी 12वीं है वो किसी भी अच्छे कोचिंग या अच्छे बैच से कवर करनी है, और अच्छी कोचिंग की बात चली है तो फिजिक्स वाला का नाम कैसे ना आए, तो पीडब्ल्यू ने तुम सभी बच्चों के लिए 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए एक कंप्लीट सीरीज ऑफ कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिया है। लक्ष्य जेई 2026 जो तुम अभी 12वीं में बच्चे गए हो उनके लिए, लक्ष्य जेई 2026 हिंदी जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो, प्रयास जेई 2026 जो ड्रॉपर बच्चे हैं, और प्रयास जेई 2026 हिंदी तो उसी का हिंदी मीडियम वर्जन, अर्जुना जेई 2026 ये उन बच्चों के लिए रहेगा, इसकी स्टार फैकल्टी भाई बहुत सुंदर, ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो भी 11वीं क्लास में गए हो, और अर्जुना जेई 2026 हिंदी में भी ये बैच का वर्जन अवेलेबल है। प्राइसेस तुम्हें सभी के साथ जो है इस समय दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या क्या एडिशनल ऑफरिंग रहती है,
बहुत इंटरेस्टिंग, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चैप्टर वाइज हैंडरिटन नोट्स तुम्हें हर क्लास के बाद मिल दिए जाते हैं। दूसरी डीपीपीज तुम्हें दी जाती हैं, क्विज फॉर्मेट में उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है तुम्हें, और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है फिजिक्स वाला ऐप में। जेई का जो किताबों का सेट है, जो पीडब्ल्यू की सारी किताबें हैं, वो भी तुम पीडब्ल्यू स्टोर पे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारी किताबें, मॉड्यूल्स वगैरह सब अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग चीज़ और नई नई खबर जो आई है, ये अभी एकदम मार्केट में बहुत ताज़ा है। अर्जुना जेई वीकेंड एक्सप्रेस बैच करके एक बैच लॉन्च हो गया है 2026 के बच्चों के लिए। अब इसमें क्या है, मतलब जो 11वीं अभी 2026 में लोगे, इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब बैच क्लासेस जो हैं तुम्हारी वीकेंड के दिन होगी। तो किसी की भी ऐसे स्कूल वगैरह है, कुछ फंसता था, परेशानी होती थी, तो उन्होंने एक बहुत प्यारा ये फीचर ला दिया है। एडिटर साहब इसका ज़रा थंबनेल ले आइए या शेड्यूल दिखा दीजिए इनको। और तो सैटरडे के दिन तुम देखोगे तुम्हारी क्लासेस जो है वो शाम के टाइम थोड़ा सा हो रही होंगी, और संडे को वही क्लासेस सुबह होंगी। तो वीकेंड को है जो तुम्हारा पूरा कोचिंग का कार्यक्रम वीकेंड में ही समाप्त हो जाएगा। ये बहुत प्यारी चीज़ है। अब इसमें लेकिन सीट जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, तो वो थोड़ा सा तुम्हें जल्दी एनरोल करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें अर्जुना जेई की भी जितनी ऑफरिंग्स थी, वो भी ऑफरिंग्स जरा दिखा दो भाई, वो भी जितनी ऑफरिंग्स थी, वो सारी की सारी ऑफरिंग्स तुम्हें इस बैच के साथ साथ भी मिल रही होंगी। 4999 इसका प्राइस रहेगा, ठीक है। तो और अगर इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट तुम लोग चाहते हो, या पिछले किसी भी बैच पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो, तो हमारा कोड NERD150 तुम यूज कर सकते हो। वो सारे डिस्काउंट्स तुम्हें अवेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वीडियो की तीसरी बात पे। तुम्हें अब जो सिलेबस है अपना, वो एक प्रायोरिटी मैनर में कवर करना है। प्रायोरिटी मैनर से मेरा क्या मतलब है, सपोज करो तुम अभी, तुम्हारी भी, तुम सपोज क्या करो, तुम मोस्ट ऑफ देम तुम भी या तो 12th में होगे या तुम अपने ड्रॉपर होगे, ठीक है। अगर तुम्हारी 11वीं बर्बाद थी, और तो ऐसा एक अच्छा खासा चांस है कि तुम्हारे पास वक्त की जो है, टाइम जो है वो तुम्हारे पास काफी कम बचा है। ऐसे में उन चैप्टर्स को निपटाना जिनका वेटेज बहुत आता है या जिनको करना ईजी है, ऐसे दोनों ही किस्म के चैप्टर्स जो हैं ये तुम्हें पहले निपटा लेने चाहिए। ये तुम्हें फायदे में रहेंगे, क्योंकि शायद अगर तुम्हारी 11वीं बहुत ज़्यादा बर्बाद है, तो हो सकता है कि लास्ट में तुम्हें इक्का दुक्का चैप्टर में हल्की ढील देनी पड़े। तो उसके लिए अपन वो चैप्टर्स रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अपने को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो जैसा यहाँ लिखा है, एज लेफ्ट टाइम इज लेफ्ट, इट इज क्रूशियल टू कवर सिलेबस इन अ प्रायोरिटी मैनर। तो अब क्योंकि हम सब कुछ वीडियो में लेकर आना चाहता था, तो सब मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट भी बना दी है तुम्हारे तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार क्विकली रीड आउट भी कर दूंगा। अच्छा, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 की बात यह है कि ये जो है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव शब्द का मतलब समझते हो, क्या गंदी राइटिंग। एग्जॉस्टिव नहीं है ये लिस्ट, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नहीं है। अगर प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के तुम चैप्टर्स मिला लोगे, तो ये कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये कंप्लीट सिलेबस का इक्वालिटी नहीं बैठेगी। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में वो वाले चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा हाई है और जिनको करना ईजी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 में सबसे ज्यादा ईजी और सबसे हाई वेटेज वाले आएगा, और प्रायोरिटी 2 में थोड़ा सा कोई एक आधा फैक्टर लैक कर रहा होगा। इसके बावजूद भी कुछ चैप्टर्स तुम्हारे रह जाएंगे, तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उसमें है कि हाँ, अपन शायद थोड़ी सी ढील कहीं ना कहीं दे सकते हैं। बट फिजिक्स में, खासकर ये बात ध्यान से सुनना, फिजिक्स में मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम वो चैप्टर्स भी छोड़ो। मैं चाहूंगा कि वो अलग से निपटा लो, क्योंकि फिजिक्स जो है उसमें सिलेबस का कवरेज बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है। उसमें एनटीए बोल रहा है कि भैया जिसका जितना सिलेबस कवरेज अच्छा होगा वो उतने नंबर लाएगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर से सवाल पूछ रहा हूँ, भले ही इजी पूछूं लेकिन हर चैप्टर से पूछ रहा हूँ। इसलिए फिजिक्स में एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर मैक्सिमम सिलेबस कवरेज। मैथमेटिक्स में तुम थोड़ा ढील दे सकते हो, केमिस्ट्री में भी कोशिश करो कि तुम्हारा सिलेबस कवरेज बेहतर रहे, ठीक है। तो फिजिक्स की लिस्ट कुछ इस तरह है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस तुम्हारा सीओएम एंड कोलिजन, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, इसको साथ में भी निपटा सकते हो दोनों को। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सवाल हर बार पूछ रहा है एनटीए। मॉडर्न फिजिक्स 3 सवाल इस बार मुझे लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले। रे एंड वेव ऑप्टिक्स 2 सवाल मिनिमम। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये तुम्हारा पूरा जो वो वाला पार्ट है, मोशन वाला पार्ट है, वो सारा का सारा इधर आएगा। प्रायोरिटी 2 में चलते हैं। अच्छा, ये ना मैंने तुम लोगों ने अगर किसी ने फिजिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी ये गलती नोटिस करी होगी शायद। ये रिपीट हो गए हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, इनको अपन यहाँ से हटा देंगे। ये प्रायोरिटी 1 में ही आएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैग्नेटिज्म तुम्हारा ईएमआई और एसी, फ्लूइड्स। अच्छा, फ्लूइड्स यहाँ पे मैग्नेटिज्म और ईएमआई एसी, मैग्नेटिज्म थोड़ा सा किसी किसी बच्चे को डिफिकल्ट लग जाता है, बट इसका वेटेज जो है वो अच्छा खासा आता है पेपर में। ईएमआई और एसी ये इजी टू डू है, बट इसका वेटेज जो है वो हल्का सा नीचे चला जाता है। तो मैंने कहा था ना, एक आध फैक्टर जो है थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। फ्लूइड्स जो है अगेन वेटेज है, 1 से 2 सवाल आएगा ही आएगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर चला जाता है ये, तो वो दिक्कत है। ग्रेविटेशन 1 सवाल मिनिमम। रोटेशनल मोशन अगेन ये डिफिकल्ट है, इसमें मैं कहूंगा बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पार्ट इतना जरूर करके चले जाना, ठीक है। आज जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स को थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इजी 2 सवाल हर बार एनटीए पूछ ही रहा है, चाहे कुछ हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशंस अगेन इजी है चैप्टर। वेक्टर एंड 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, इन दोनों में ना खासकर, और इसमें भी, इन तीनों में मैंने देखा है एनटीए पैटर्न पे सवाल पूछता है। पैटर्न मतलब उसने एक ही पैटर्न 1-2 फिक्स कर लिए हैं और उसी पे सवाल पूछेगा। जैसे मैट्रिक्स में तुम्हारे ट्रांसपोज वगैरह के इक्वेशन बना के पूछ ले रहा है, कैले हैमिल्टन पूछ ले रहा है, एक केस से थ्योरम होती है, मैं नाम भूल गया, वो ये सारी चीजें पूछ रहा है एनटीए, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा वेक्टर एंड 3D में वही वो प्लेन वाला वो 3 इक्वेशन वाला सवाल है, उसको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, वो उसको दबा के पूछ रहा है। तो कुछ ना कुछ ये तुम्हें पीवाईक्यू से पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अलग से कहोगे तो मैथमेटिक्स की जो वीडियो है उसमें इसको अलग से भी डाल देंगे, बट
जितना ज़्यादा हो सके मैथमेटिक्स को ट्रेंड से एनालाइज करो। अगर तुम्हारी हालत खराब हो रही है थोड़ी सी, तो इन चैप्टर में ना जैसे पीवाईक्यूज आए हैं, एक अच्छा खासा चांस है कि आगे भी सवाल वैसे ही आएंगे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से एक सवाल जरूर पूछता है। लिमिट्स के साथ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, इससे भी मिला के एक सवाल आ रहा है। कोनिक सेक्शंस थोड़ा डिफिकल्ट है मैं समझता हूँ, बट इसका वेटेज जो है वो काफी हाई है, तो प्लीज इसको कर लेना। एओडी इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर। पीएनसी और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट प्रायोरिटी 1 इसलिए है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे दबा के एनटीए सवाल पूछ रहा है। प्रायोरिटी 2 की तरफ अपन चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक सवाल आता है इससे हर बार। एरिया अंडर द कर्व एक सवाल आएगा, महा इजी चैप्टर है, बट क्योंकि कम है वेटेज थोड़ा, तो प्रायोरिटी 2 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कुछ नहीं, अगर छोड़ रहे हो तो न्यूटन फॉर्मूला करके जाना। न्यूटन फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सबसे आसान चीज है। लिमिट्स मैंने पहले बता दिया, उसको प्रायोरिटी 1 में करोगे तो बेहतर है। स्ट्रेट लाइन, इसके फॉर्म्स वगैरह पढ़ के जाना। सर्कल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगला आ जाते हैं अपन केमिस्ट्री पे फटाफट। केमिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तुम्हारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, जीओसी और आइसोमेरिज्म, इसमें ये हर चैप्टर का बेसिस है, तो इसको सबसे पहले इस पर अपनी पकड़ बिल्कुल बना के रखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तुम्हारा बहुत हाई वेटेज है इनऑर्गेनिक से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन इसका काफी मिला के अगर देखा जाए तो काफी वेटेज है। अमीन्स भाई मेंस का बहुत फेवरेट बन गया है अमीन्स। बोर्ड में अमीन से कम सवाल आते हैं, बोर्ड में तुम्हारे ऑक्सीजन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें ज्यादा रहते हैं, बट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो अमीन है ये मेंस में बहुत, खासकर इसमें जो वो है मैकेनिज्म्स हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना, फायदे में रहोगे। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये तुम्हारे प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स हैं। प्रायोरिटी 2 की तरफ चलते हैं अपन, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक सवाल मिनिमम हर बार आ रहा है। और मजे की बात यह है फिजिक्स में भी पूछता है और केमिस्ट्री में भी पूछता है। ठीक है, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, ये तो अगेन तुम्हारा फिजिकल का पार्ट रहेगा। मेटलर्जी कट गया है, मेटलर्जी अपन हटा देंगे, मेटलर्जी नहीं, मेटलर्जी से एक सवाल जो था पिछली बार आ गया था। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, या रिपीट हो गया क्या अल्कोहल फिनॉल ईथर्स? नहीं, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स से नेम रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारा रीमर टीमन रिएक्शन हो गया और कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं केमिस्ट्री में। अब आ जाते हैं अपन अगली इंपॉर्टेंट बात पे कि नाउ इज द टाइम फॉर टारगेटेड प्रैक्टिस ओनली। अब तुम्हारे पास जो लगभग 7 से 8 महीने का समय रह गया है, इसमें तुम्हें टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है। अब वो वक्त नहीं है कि तुम इधर उधर इधर उधर झोल मारो। तुम्हारा बैकलॉग वाले जो चैप्टर्स हैं उनके लिए तुम्हें डीपीपीज लगानी है और पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज 3 साल के मेंस के पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ, एंड 5 साल के एडवांस के पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ फॉर एनी बैकलॉग चैप्टर। जो नए चैप्टर कर रहे हो उसके लिए मैं कहूंगा कि अच्छा एक डिफाइंड रिसोर्स, जो कि या तो तुम्हारा मॉड्यूल होगा या कोई एक सिलेक्टेड रेफरेंस बुक होगी, जो कि अब तुम चेंज नहीं करोगे, इसी को फॉलो करोगे। अब तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। इसके साथ साथ तुम डीपीपी लगाओगे, अपनी पहले डीपीपी लगाओगे, फिर ये लगाओगे, फिर पीवाईक्यू लगाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी टारगेटेड प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि वक्त कम है तो तुम इधर उधर फ्लटर नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। रिवीजन और मॉक्स तुम्हारे स्केड्यूल का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाना चाहिए। अब तक रिवीजन और मॉक्स की मैंने इंपॉर्टेंस को अपने पिछले कई वीडियोस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करा है, अभी भी वही बात मैं दोहराऊंगा, रिवीजन और मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इसमें रिवीजन में भी मैं कहूंगा कि अब धीमे धीमे साइड बाय साइड 11th का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर दो। बैकलॉग रिमूवल अपनी बात है, लेकिन जो चैप्टर्स आते हैं अगर उनको रिवाइज नहीं किया तो वो चैप्टर्स भी तुम भूलते चले जाओगे, तो वो दिक्कत वाली चीज बन जाएगी, फिर वही बैकलॉग बनेगा। तो 11th का भी रिवाइज करते जाओ, और मॉक्स की फ्रीक्वेंसी ऐसा रखो हर एक महीने में कम से कम तुम 2 मॉक्स तो दो ही। ठीक है, तो मेरा ये रहता था कि हर 14 डेज पर मैं एक मॉक दिया करता था। लास्ट के ये जो लास्ट का साल था इसमें ये काफी फायदे में रहता है। कोशिश करो कि तुम कंप्लीट मॉक टेस्ट दो, बट ठीक है कई बार कोचिंग का सिलेबस नहीं होता तो पार्शियल मॉक टेस्ट भी तुम दे सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट को भाई, मॉक टेस्ट को मत छोड़ना, ये बाद में दिक्कत होती है। सबको लगता है कि लास्ट में करेंगे, बट लास्ट में जो टाइम होता है वो टाइम बच ही नहीं पाता है, वो बहुत ब्लंडर वाली चीज हो जाती है। तो ये काम मत करना, मॉक्स अभी से देते रहो, और मॉक से दिल मत लगाना प्लीज प्लीज। इस बात को समझो कि तुम्हारा जो कॉलेज है वो तुम्हें अपने मॉक्स के नंबरों के बेसिस पे नहीं, अपने एडवांस के नंबरों के बेसिस पे मिलना है। ठीक है, और एडवांस के या मेन्स के नंबरों के बेसिस पे मिलना है श्योर। तो इन दोनों जो फाइनल डे पे होगा वही देखा जाएगा। अगर बच्चों के तुम्हारे किसी मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, किसी से कम नंबर आ गए, तो दिल छोटा करने की बात नहीं है। मॉक का बस इतना ही रोल है कि तुम उसके लिए ढंग से पढ़ो, मेहनत करो। उसके लिए पढ़ोगे तो रिवीजन होगा, जब रिवीजन होगा मॉक के लिए ढंग से तो उसको दोगे अच्छे से, प्रैक्टिस होगी देने की, पेपर 3-3 घंटा 6-6 घंटा बैठने की प्रैक्टिस होगी, और क्या गलतियां तुम करते हो उनको एनालाइज करोगे तो तुम अपनी गलतियां समझ में आएंगी। बस इतना ही, यहाँ पे मॉक का मोटिव खत्म हो जाता है। नंबर का उसमें कितने आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बस सीखना है अपनी गलतियों से और अगले मॉक में बेहतर करना है। नंबर के बस इतने रेलेवेंस है कि अगले में एक जंप आ जाए। ठीक है, बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।